बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 601 फाइनल टर्म वीक 15 तक के तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर 205 से लेकर 213 तक के तमाम टॉपिक्स को विद स्लाइड्स डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। ये बुक जो स्पेशली मैंने CS के स्टूडेंट्स के लिए डेवलप की थी, अब आपको मिलेगी PDF फॉर्म में बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट, ये बेसिकली आपको मैंने HTML फॉर्मेट में भी दी थी, आपको मैंने इसका लिंक भी प्रोवाइड किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल आ रही थी इसे एक्सेस करने में। तो आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट मैंने इसका PDF बना दिया है बहुत मेहनत के बाद। तो स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। टॉपिक 205 है इंट्रो टू वायरलेस लैंस, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस का मतलब क्या है स्टूडेंट? वायरलेस का मतलब है बगैर तार वाला। पहले हमें कंप्यूटर चलाने के लिए किसी खास जगह पर बैठकर इंटरनेट की वायर लगानी पड़ती थी, लेकिन अब हम मोबाइल, लैपटॉप्स या टैबलेट्स को कहीं भी लेकर घूमते हैं और जहां पर हम जाते हैं हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। इस सहूलत की वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो गई है और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैल रही है। जैसे कि स्टूडेंट, जैसे पहले दौर में टेलीफोन के साथ एक तार जुड़ी होती थी और आपको एक ही जगह बैठकर बात करनी पड़ती थी। जैसे स्टूडेंट, आपने इंडियन मूवीज में भी देखा होगा, लेकिन अब मोबाइल फोन ने हमें बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट हमारा लैन काम करता है, जिसने हमें वायर की कैद से आज़ाद कर दिया है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा, ये MCQ है आपका, कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, तो वो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है। एज द डिमांड कनेक्टिंग डिवाइसेस विदाउट यूज ऑफ केबल, जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ी, किसकी डिमांड बढ़ी? विदाउट केबल की। और स्टूडेंट, ये जो डिमांड्स थी दिन ब दिन बढ़ती ही गई। तो स्टूडेंट, किसने हमें आकर फैसिलिटेट किया? वायरलेस कम्युनिकेशन ने। वायरलेस लैन कैन बी फाउंड ऑन कॉलेज कैंपस एंड इन ऑफिस बिल्डिंग एंड एज मैनी पब्लिक एरियाज। तो ये जो लैंस होते हैं हमें अपने कॉलेज, कैंपसेस, ऑफिस, हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में जाते हैं तो वहां पर भी आपको जो इंटरनेट मुहैया किया जाता है, बेसिकली वो भी आपका एक लैन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चर कंपैरिजन। तो हम देखते हैं कि इस हमारी वायर्ड और वायरलेस लैंस के अंदर आर्किटेक्चर का क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले है मीडियम, होस्ट, आइसोलेटेड लैंस, कनेक्शन टू अदर नेटवर्क, मूविंग बिटवीन इन्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट, ये हमारी वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हमारा वायर्ड नेटवर्क बहुत ज़्यादा ईजी है और हमें फैसिलिटेट कर रहा है। बाकी ये जो हमारा आइसोलेटेड लैन हमें वायर्ड में मुहैया नहीं किया जाता था, ना ही ये होता था कि हम कहीं भी कभी भी किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अपने घर थे तो आपका जो फ़ोन है वो आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट था। जैसे ही आप कैंपस गए, कैंपस में आपकी फ़ोन पर आपकी कैंपस की वाईफाई कनेक्ट हो गई, अगर आपके पास उसका पासवर्ड था। तो यही जो चीज़ें हैं इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया। अब हम देख लेते हैं आइसोलेटेड लैन वायर वर्सेस वायरलेस। इन अ वायर्ड आइसोलेटेड लैन द होस्ट आर कनेक्टेड विया सेंट्रल केबल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड वैन के, आइसोलेट का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज़ जिसे हम एक ही जगह फिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी? हमारी वायर्ड आइसोलेटेड लैन यूज़ हो रहा था। इन अ वायरलेस, वायरलेस के अंदर क्या यूज़ होता है? एड हुक। बहुत रिपीट होता है स्टूडेंट और इंपॉर्टेंट भी बहुत है कि वायरलेस आइसोलेटेड लैन के अंदर हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? हमारा हुक यूज़ होता है। होस्ट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट अ सेंट्रल बेस स्टेशन। वायरलेस के अंदर बगैर किसी स्टेशन के, सेंट्रल स्टेशन के, हमारे होस्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कनेक्शन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस लैंस टू द अदर नेटवर्क, यानी कि अब हम देखेंगे कि अगर वायर्ड नेटवर्क हमारा दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता था तो क्या होता था, और अगर हमारा वायरलेस किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो ये प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। अ वायरलेस लैन कैन कनेक्ट टू अ वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विया एक्सेस पॉइंट। एक वायरलेस लैन जो होता है उससे हम किसी दूसरे वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, विच एक्ट एज अ ब्रिज। जो कैसे एक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन द वायरलेस डिवाइसेस एंड वायर्ड बैकबोन। वायरलेस डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे स्टूडेंट, अगर मैं आपको आसान वर्ड्स में बताऊं, आपके घर जो रोटर लगा हुआ है वाईफाई का या वाईफाई की डिवाइस है, आपके फोन पर उस डिवाइस का कनेक्शन वायरलेस है, क्योंकि आपके फोन और
उस डिवाइस के दरमियान वायर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, वो आपकी जो डिवाइस है पीछे से एक वायर के साथ ही तो कनेक्ट है। आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसने एक वायर के थ्रू ही तो आपके घर में वाईफाई दी हुई है। फाइबर भी यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारी जो आम सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादातर वायर्ड ही यूज़ होता है। एंड वायर्ड बैकबोन क्या, जो अभी मैंने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी जो कंपनी होती है। तो इस बुक की खासियत, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से आपको उर्दू में भी कॉन्सेप्ट देती है और आपको ईजी वर्डिंग में इसका बहुत अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करती है। तो आप ये खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी स्लाइड। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी बुक देती हूँ, जो कि आपके सर यूज़ कर रहे होते हैं, और एक बुक मेरी खुद की भी डेवलप की गई है ताकि स्टूडेंट्स को कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश ना आए। जैसे अभी हमने आइसोलेटेड लैन के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या होता है कि आइसोलेटेड लैन हमारे किसी खास स्विच के साथ जुड़ा होता है। यही पढ़ के आए थे ना हम। तो ये देखें, यहाँ पर लगा हुआ है एक स्विच और हमारे 4 होस्ट एक स्विच के थ्रू एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। और ये हमारी किसकी एग्जाम्पल थी? हमारे वायर्ड की एग्जाम्पल थी। ये वो हैंडआउट है स्टूडेंट जो आपके एलएमएस पर आपके इंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं। ऐड हुक में क्या होता है? ऐड हुक में कोई भी वायर नहीं होती। हर होस्ट अपने नेटवर्क में या दूसरे होस्ट के साथ विदाउट वायर एक हुक के जरिए अटैच होता है। आगे स्टूडेंट हम ये ऐड हुक की डेफिनेशन को भी प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। अब देखें, हमने वायर्ड इंटरनेट में यही देखा था ना कि एक स्विच होता है, एक स्विच के साथ हमारे होस्ट जुड़े होते हैं। लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारी एक डिवाइस के साथ भी कनेक्ट होते हैं और विदाउट भी होते हैं। जो अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ ना, आपके घर की वाईफाई से लेकर आपकी वो कंपनी जो आपको वाईफाई दे रही है, वो जो पूरा चक्कर होता है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और उसका एक्सेस पॉइंट क्या होता है? आपकी पीटीसीएल एक्सचेंज या फिर वही जहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी स्टूडेंट मैंने वो तमाम स्लाइड्स डालने की कोशिश की है, लेकिन आपको पता है कि वीएस कोड पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर भी आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से नजर आ रही हैं। हमने वायर्ड आइसोलेटेड भी पढ़ लिया, हमने वायरलेस आइसोलेटेड भी पढ़ लिया, और इसके साथ साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख लिया था। अब ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि हम क्यों यूज़ कर रहे थे वायर फ्री, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। और इनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे मीडियम, होस्ट और मोबिलिटी, मतलब कि हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ये हमें एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैन, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैन आइदर डू नॉट अप्लाई टू द वायर्ड लैन। ऐसी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे वायर्ड लैन में नहीं होती। आर एग्जिस्टेंस ऑफ दीज इज निग्लिजिबल एंड कैन बी इग्नोर्ड इन अ वायर्ड नेटवर्क। तो अगर ये होती भी हैं स्टूडेंट, तो अक्सर हमारा जो नेटवर्क होता है इसे इग्नोर कर देता है, या फिर ये निग्लिजिबल होते हैं, यानी कि ना होने के बराबर होती हैं। अब अटेन्यूएशन क्या होता है? और स्टूडेंट ये आपका बहुत फेमस है, आपके पेपर में बहुत आता है ये। तो आपने इसे जस्ट इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझना, बल्कि आपने इसका हल्का सा रट्टा भी मारना है। तो अटेन्यूएशन क्या होती है? सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीज रैपिडली एज डिस्टेंस इंक्रीज। जितना हमारा फासला बढ़ता है उतना ही हमारा सिग्नल कमजोर हो जाता है। ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट, जैसे ही आप अपने घर से थोड़ा सा दूर जाते हैं, आपके घर की वाईफाई के सिग्नल आना ही खत्म हो जाते हैं। तो ये नुकसान था हमारा वायरलेस का, ठीक है, नुकसान कह लें, या फिर इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो इस वजह से हमारे थोड़ी सी ये लो थी। वैसे तो वायर्ड में क्या होता है, वायर चाहे आप सैकड़ों मील के साथ क्यों ना अटैच करें, अगर हमारे जो हमने पीछे रिपल्स वगैरह पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, वो कम हो, हमारा सिग्नल डिस्टर्ब ना हो रहा हो, तो हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। इंटरफेरेंस दूसरा हमारा है, रेडियो वेव्स कैन बी इंटरफेयर्ड विद अदर सोर्सेज सेंडिंग द सेम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस रूम में या फिर जिस आपके लाउंज में आपकी वाईफाई की डिवाइस पड़ी होती है, वहीं पर बैठ के जब आप अपनी ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, वही आप सॉन्ग सुनते हैं या लेक्चर्स, तो क्या होता है कि आपके सिग्नल कम हो जाते हैं। आपकी जो वाईफाई ब्लूटूथ होती है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही होती है। कभी आपने नोट किया है? पर्सनली मैंने तो बहुत नोट किया है और डेली बेसिस पे नोट करती हूँ, क्योंकि जो मेरा रोटर है वो मेरे रूम में ही है। तो स्टूडेंट, ऐसा होता है मेरे साथ भी। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ब्लूटूथ है वही पाथ यूज कर रही है जो हमारा इंटरनेट यूज कर रहा है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो हमारी इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है ना, मजे की बात। अब है मल्टी पाथ प्रोमोगेशन। सिग्नल कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्स्टेकल।
ऑब्स्टेकल की वजह से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, वॉल्स ग्राउंड काजिंग द सिग्नल टू अराइव एट द रिसीवर एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी अगर ऊपर वाईफाई लगी हुई है तो आप अपनी बेसमेंट में जब जाते हैं तो आपके बेसमेंट में वाईफाई के सिग्नल्स नहीं आते। इसी तरह स्टूडेंट जब हम वेब डेवलपमेंट करते थे तो हमारे कैंपस के अंदर हमारी बेसमेंट में क्लास हुआ करती थी, तो वहां पर बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं आता था। जैसे ही हम 5 से 7 स्टेयर्स ऊपर आते थे तो अच्छा खासा इंटरनेट आने लग जाता था। तो ये भी आपने याद रखना है कि किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से हमारे सिग्नल बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उन पर। एरर क्या होता है? एरर रेट इन वायरलेस नेटवर्क आर जनरली हायर देन इन वायर्ड नेटवर्क। तो स्टूडेंट हमारा एरर आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब एरर किस तरह के आ सकते हैं? जैसे अगर हम एक खाली कमरे में बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी आवाज गूंजती है, एक इको पैदा होती है, आपको वही आवाज बार बार सुनाई देती है। आपने बचपन में भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से जब हमारे सिग्नल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, हमारे सिग्नल करप्ट हो जाते हैं और हमारा जो डेटा होता है वो बिहेव नहीं करता, यानी कि कंपैटिबल नहीं रहता। तो ये रहा आपका उर्दू में इसका सारा कॉन्सेप्ट, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं तीनों, हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक नंबर 207 पर। यहाँ पर स्टूडेंट हमने IEEE 802.11 आर्किटेक्चर और इसके मोबिलिटी के बारे में पढ़ना है। IEEE has defined the specification for wireless LAN called IEEE 802.11। मतलब कि हमारा ये जो नेटवर्क था इसकी स्पेसिफिकेशन हमारे वायरलेस लैन के लिए थी। और वायरलेस लैन को हम क्या कहते हैं? इतना स्टूडेंट आपके क्विज में आता है ये MCQs, और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ये रिपीट हो रहा होता है कि हम वायरलेस लैन को क्या कहते हैं। हम वायरलेस लैन को IEEE 802.11 कहते हैं। और हमारा वायरलेस लैन होता क्या है? हमारा इथरनेट। और हमारा इथरनेट क्या होता है? हमारी वाईफाई। तो ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर एक वाईफाई की आपकी छोटी सी स्टैंड फॉर भी आपने याद रखना है। वाईफाई की हमारी फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी इज यहाँ पर हम विच कवर द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। इसके अंदर हमारी 2 ही लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट MCQs कि IEEE 802.11 के अंदर कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है? फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर। और समटाइम इन्हें हम क्या कहते हैं? कभी कभार हम इसको वायरलेस इथरनेट भी कह देते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये जो स्टैंड फॉर मैंने आपको पढ़ा दी, इज अ सिनोनिम फॉर सर्टिफिकेटेड वायरलेस लैन। आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो टर्म वाईफाई है वो किसका सिनोनिम है? किसका सिनोनिम है स्टूडेंट? जल्दी से आप अपनी कॉपी में आंसर पर नोट कर लें। ये सिनोनिम है सर्टिफाइड वायरलेस लैन का। अब ये हमें सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है? सर्विसेज द स्टैंडर्ड डिफाइंड 2 काइंड्स ऑफ सर्विसेज। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 2 तरह की सर्विसेज के अंदर डिवाइड है। सबसे पहले बेसिक सर्विस सेट। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? BSS। इसके बाद है एक्सटेंडेड सर्विस सेट, जिसे हम ESS के नाम से जानते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वायरलेस लैन। हमारा जो बेसिक सर्विस सेट जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वायरलेस लैन का। जबकि हमारा एक्सटेंडेड किसका होता है? मेड अप ऑफ 2 और मोर BSS विद APS। मतलब अगर हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर को मिलाते हैं एक APS के थ्रू, अभी हम पढ़ के आए ना एक्सेस पॉइंट, उसके थ्रू हम अटैच करते हैं तो वो हमारा एक्सटेंडेड बन जाता है। अब इसकी पहले हम स्टूडेंट इसकी क्या कहते हैं उसे स्लाइड ही देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, हम पीछे पढ़ के आए थे ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हमारा एक्सेस पॉइंट होता है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर BSS की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट होता है। जब हम एड हुक BSS की बात करें, एड हुक हमने पढ़ा है ना, जिसके साथ कोई वायर नहीं लगी होती, लेकिन वो हमारी वायरलेस होता है। हमें क्या कहते हैं? वैक्यूम या फिर एयर के थ्रू हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। तो एड हुक भी हमारी यूज होती है। अब हमने देखना एक्सटेंडेड में क्या होता है। स्टूडेंट आप यही समझे कि हमने एक से ज्यादा अपने एड हुक BSS लिए और हमने एक लिया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन दोनों को मिलाकर 2 से 3 हमने नेटवर्क्स बनाए और उनको एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा बन गया एक्सटेंडेड सर्विस सेट। जैसे अब आपके कॉलेज है, मे बी आपके कॉलेज के 3 से 4 हिस्से हो, तो स्टूडेंट ये आपके जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां पर भी आप जाते हैं तो यही होता है कि एक आपका नेटवर्क कभी भी पूरे कॉलेज को डेटा नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारी रीजंस आ जाती हैं। आपकी कुछ क्लासेस बेसमेंट में हो रही होती हैं, आपकी ऊपर हो रही होती हैं। तो क्या होता है कि हम डिफरेंट नेटवर्क्स लगाते हैं और एक बड़े
सर्विस ये गेटवे के थ्रू उसके अंदर से वायर निकाल कर डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास आपके घर का जो नेटवर्क है वो आपका बेसिक हो गया और आपके कॉलेज में जो काफी सारे नेटवर्क मिल रहे हैं वो आपका एक्सटेंडेड सर्विस सेट हो गया। अब हम इसकी जो बाकी टाइप्स हैं वो अपनी बुक से ही पढ़ते हैं। स्टूडेंट ये स्लाइड्स में इसलिए कवर करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्लाइड के बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनके जो LMS वाले इंस्ट्रक्टर हैं वो कवर करवा रहे होते हैं, तो वो परेशान होते हैं कि मिस ने तो ये करवाया ही नहीं है, हमें स्लाइड्स तो दिखाई नहीं है। हाँ जी, तो अब हमने नेक्स्ट करना है टाइप्स ऑफ स्टेशन एंड मोबिलिटी, यानी कि हमारी कितनी टाइप्स होती हैं। नो ट्रांजिशन मोबिलिटी। नो ट्रांजिशन मोबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेशनरी आर मूविंग ओनली इनसाइड अ BSS। हमारा जो सिग्नल होता है या फिर इंफॉर्मेशन डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है वो स्टेशनरी होती है, हमारे BSS के अंदर ही मूव हो रही होती है। जैसे अब आपके घर का जो इंटरनेट है, तो अगर आपने कुछ भी सेंड करना है, रिसीव करना है, तो उसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा होगा। BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें मोबिलिटी अलाउ होती है, मूविंग फ्रॉम वन BSS टू अनदर बट स्टेइंग विद इन ESS। हम एक नेटवर्क से अपना ताल्लुक तोड़कर दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप अपने कॉलेज में लेक्चर्स, आपकी मैम लेक्चरार हैं, वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हैं, तो क्या हुआ कि आप कि ऑफिस के साथ जो कनेक्ट था वो उसके सिग्नल कम थे, तो मैम ने क्या किया, आपके स्टाफ रूम वाले नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिया। अब देखें, उन्होंने अपनी मोबिलिटी तो चेंज की है, यानी कि उन्होंने मूव तो किया है, लेकिन वो अपने ESS के अंदर रहते हुए ही मूव किया है। अब ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी क्या है? मूविंग फ्रॉम वन ESS टू अनदर। एक ESS से अपना नाता तोड़कर किसी दूसरे के साथ बनाना। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर गेटवे है वो एक से ज्यादा हो, तो एक गेटवे से अपना क्या कहते हैं उसे कनेक्शन तोड़कर दूसरे के साथ लगाना हमारा ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी है। तो ये तमाम चीजें पॉसिबल हैं। एक्सेस कंट्रोल क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज एक्सेसिंग द शेयर्ड मीडियम। सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो क्या है? शेयर्ड मीडियम का है। इंपॉर्टेंट है, रख लें याद। और CSMACD डज नॉट वर्क बिकॉज of the hidden station problem and inability to detect collision while sending। इसी वजह से स्टूडेंट हमारा जो CSMACD वो यहाँ पर वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत सारे जो स्टेशन होते हैं वो हिडन होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो स्टेशन है भी या नहीं। एंड इनएबिलिटी टू डिटेक्ट कोलिजन, और ये इनेबल होता है कि वो कोलिजन को डिटेक्ट कर सके वाइल सेंडिंग, जब वो सेंड कर रहा होता है। हिडन स्टेशंस, यहाँ पर स्टूडेंट आपके हैंडआउट में भी ये एग्जाम्पल कोट की गई है, मैं देखती हूँ यहाँ पर भी अगर स्लाइड है तो। हाँ जी, ये देखें, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा C है वो B को डेटा भेजना चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखें, C भेजना चाह रहा है A को, सॉरी C भेजना चाह रहा है A को, और B भी भेजना चाह रहा है A को। अब क्या हुआ कि हमारी जो C की रेंज है और जो B की रेंज है वो मैच नहीं कर रही। B को नहीं पता कि कोई C भी है और C को नहीं पता कि कोई B भी है। अब क्या होगा? B ने इधर से डेटा भेज दिया, C ने उधर से डेटा भेज दिया, A तो कंफ्यूज हो गया, कोलिजन हो गई A पर। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो रूटर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, हमारा नेटवर्क के अंदर इंटरफेरेंस आ जाती है, और इसी अटेनुएशन की वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो करप्ट हो जाती है। सिंपल। अब हम इसकी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। हाँ जी, तो स्टेशन B एंड C आर हिडन, एक दूसरे से हिडन थे, बट बोथ आर इन रेंज ऑफ। हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको स्लाइड में दिखाती हूँ, शुरू में तो हमारा ये था ना कि एक दूसरे से थे ही हिडन, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो उनकी जो रेंज है वो उस रेंज में तो आ गए, लेकिन फिर भी हिडन थे। इफ बोथ ट्रांसमिट टू A अ कोलिजन अकर, तो इसकी वजह से कोलिजन अकर हो सकती है। मैं आपको दिखाऊं ये वाली स्लाइड। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो रेंज ही मैच नहीं कर रही थी ना, कि वो एक दूसरे की रेंज में नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था, तो वो था आउट ऑफ रेंज। और यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, रेंज में तो है लेकिन हिडन है, दरमियान में क्या है, एक वॉल है, इसकी वजह से भी हमारी कोलिजन हो सकती है। तो यही हमारा बेसिक थीम था जो हम पढ़ रहे थे। तो ये शॉर्ट से नोट है आपके कि सर्विसेज कौन सी होती हैं। दो ही सर्विसेज होती हैं, BSS ESS, और इसकी मोबिलिटी के अंदर हमारी क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है हमारा कोलिजन हो जाती है, और हमारी जो मसला है वो क्या है, हिडन स्टेशंस, ठीक है। ये भी MCQs आ जाता होता है। अब हमारा है मैक सबलेयर्स। मैक सबलेयर्स IEEE 802.11 डिफाइंस टू मैक सबलेयर्स। हमारी दो सबलेयर्स को डिफाइन करता है। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, जिसे हम
CF भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जितने भी स्टैंड फॉर हैं, जितने भी आपकी फुल फॉर्म है, याद कर लें क्योंकि बहुत आती है पेपर में। यूज़ CSMACA, ये हमारी किसको यूज़ करता है? CSMACA को यूज़ करता है। इट प्रोवाइड, ये हमें कॉन्टेनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये हमारी कॉन्टेंटेशन सर्विसेज क्या होती है? स्टेशन कम्पीट फॉर मीडियम। यहाँ पर जो जंग हो रही होती है स्टेशन के दरमियान, वो मीडियम को लेकर हो रही होती है। पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्या होता है? इसे हम PCF भी कहते हैं। इम्प्लीमेंट्स कॉन्टेनेशन फ्री सर्विसेज, यानी कि इसमें स्टेशन की मीडियम के लिए कोई जंग नहीं हो रही होती। यूजिंग अप पुलिंग बाय अ सेंट्रल पॉइंट, इनको क्या करता है? इस जंग से बचाकर वो एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ पुल कर देता है। इट सेट्स ऑन द टॉप ऑफ DCF। और स्टूडेंट ये हमारा DCF के ऊपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा PCF ऊपर होता है या DCF ऊपर होता है? तो PCF DCF के ऊपर होता है। CSMACA एंड NAV टू अवॉइड कोलिजन को अवॉइड करने के लिए 802.11 यूज कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो इसी कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हमारे CSMA ने क्या यूज किया? एक मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन एविडेंस को यूज करता है। और स्टूडेंट कौन सा कोड है उसका? 802.11। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। RTS स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट टू सेंड, जहां पर हमारा सेंडर आस्क करता है, परमिशन मांगता है, वो हमारा RTS होता है। CTS क्या होता है? रिसीवर ग्रांट परमिशन, जहां पर रिसीवर उसे ग्रांट कर रहा होता है। उसका स्टूडेंट फुल फॉर्म क्या है? क्लियर टू सेंड। NAV स्टैंड फॉर नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। अदर स्टेशन हेयर RTS एंड CTS एंड वेट फॉर दिस ड्यूरेशन, जहां पर सेंडर परमिशन मांग रहा होता है और रिसीवर परमिशन दे रहा होता है। तो क्या होता है? इन दोनों के दरमियान को जो ड्यूरेशन होता है उसे हम वर्चुअल कैरिंग सेंस भी कहते हैं। और स्टूडेंट इस ड्यूरेशन का जो नाम है वो हमारा क्या है? नेव नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? जब हमारी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है, यानी कि इजाजतनामा मिल जाता है, तो वो जो मैसेज पहुंचता है वो हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको बता भी दिया गया है कि हमारी जो DSF थी उसके अंदर कॉन्टेनेशन थी, और PCF में क्या था? ये फ्री था हमारा। DCF से ऊपर PCF होता है और इससे ऊपर हमारा LLC होता है, जो कि हमारी इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। और बाकी ये चीज़ें भी आप देख सकती हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड में दिखा दिया गया है। अब आपके पास है फिजिकल लेयर एंड ब्लूटूथ। ऑल फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑपरेट इन ISM, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इंप्लीमेंटेशन हमारी किस में ऑपरेट करती हैं? ISM, I फॉर इंडस्ट्रियल, S फॉर साइंटिफिक, M फॉर मेडिकल बैंड्स। और ये भी याद रखें कि हमारी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन में इंफ्रारेड इन्वॉल्व नहीं करता। दे आर अनलाइसेंस्ड बैंड्स, ये हमारे अनलाइसेंस्ड बैंड है, जिसके अंदर हमारी 902 टू 928 मेगाहर्ट्ज, 2.400 to 4.835 गीगाहर्ट्ज, -5.725 to 5.850 गीगाहर्ट्ज। तो ये बेसिकली आपके पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद करना है वो ये है कि 2.400 to 4.835 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी ये है, क्योंकि देखिए ना इसकी तो रेंज ही कम है और ये जो हमारा लास्ट वाला इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो दरमियानी रास्ता हम हमेशा पसंद करते हैं। अब हमारे पास है ब्लूटूथ जैसे आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, जो आपके एयर डॉट्स होते हैं, एयरबड्स होते हैं, जो भी आप कह लें। अ वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस, हमारी एक वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी है जो कि कनेक्ट करने के लिए हमारे गैजेट्स को, शॉर्ट डिस्टेंस गैजेट्स को कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई, वो क्या होती है? ब्लूटूथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि हमारी ब्लूटूथ के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था हमारे गैजेट्स को कनेक्ट करना, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी? कि शॉर्ट डिस्टेंस तक कनेक्ट करना। इट फॉर्म एन एड हुक नेटवर्क कार्ड पिकोनेट, ये एक हमारा एड हुक नेटवर्क बना देता है जिसे हम पिकोनेट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट कि हमारी ब्लूटूथ के अंदर कौन सा नेटवर्क बनता है? एड हुक नेटवर्क बनता है, और एड हुक नेटवर्क को हम पिको नेटवर्क भी कहते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पर सवाल ये है कि एड हुक क्या होता है, तो हमने ऊपर ही देख लिया था स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने वाला था ही नहीं कि ऐसा नेटवर्क जिसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट एनी वायर एंड विद इन some range, within some rule specification and within some standards, तो वो हमारी क्या होता है? एड हुक नेटवर्क होता है। अब ये देखिए ऑल फिजिकल इंप्लीमेशन, यहाँ पर यही आपका अगेन लिख दिया गया है कि हमारे 3 लाइसेंस हैं। ये आपकी बेसिकली स्लाइड है, तो ये स्लाइड का डेटा आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट आपके पास है 210 मैक फ्रेम फॉर्मेट। द 802.11 फ्रेम कंटेन 9 फील्ड्स।
ये हमारी जो लेयर है इसके अंदर 9 फील्ड्स होती हैं। सबसे पहली होती है FC जो कि हमारी जिसके अंदर 2 बाइट्स होती हैं। फ्रेम कंट्रोल, ये हमारे फ्रेम को कंट्रोल करती है इंक्लूड, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, प्रोटोकॉल वर्जन, टाइप, सब टाइप, टू फ्रॉम, DSE, आप इनको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारी D क्या करती है, हमारी ड्यूरेशन को कंट्रोल करती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एड्रेस हमारा 4/6 बाइट की फॉर्म में होता है और इसके अंदर क्या होता है, हमारा सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसमीटर, रिसीवर, तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। CS हमारा इसकी बॉडी हमारा पे रोल करता है। ये देखें, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। FSC के अंदर हमारी 4 बाइट्स होती हैं और CRS हमारा एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये आपके इस लेक्चर का दिल है स्टूडेंट, और बहुत आता है आपके पेपर में। कंट्रोल फ्रेम टाइप्स, हमारे पास कंट्रोल फ्रेम्स की 3 टाइप्स हैं, RTS, CTS एंड एक्नॉलेजमेंट। और अगेन RTS का हमारे पास कोड क्या होता है, 1011, और ये यूज़ किसके लिए होता है, रिक्वेस्ट टू सेंड। वैसे इसकी आपको इसकी फुल फॉर्म भी आपने ऊपर पढ़ ली है। CTS क्या होता है, क्लियर टू सेंड, और इसका हमारे पास कोड क्या है, 1 यानी कि 1100, ठीक है। ये हमारा 1011 है, ये 1100 है, और ये 1101 है। एक्नॉलेजमेंट हमारा 1101 है। तो आपने इनके कोड को याद रखना है। फिर आपकी अगेन यही चीज़ इन्वॉल्व हो गई है यहाँ पर, ऑल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेप्ट यूज द ISM। ये देखिए, मैंने ऊपर भी आपको कवर करवाया था, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो टेबल है ना, इंतहा का इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत पेपर में पूछा जाता है। बेसिकली ना आपसे ये पूछा जाता है कि 802.11 के अंदर कितने MBs यूज़ होते हैं। तो 1 से लेकर 2 मेगाबाइट्स तक के MBs यूज़ होते हैं, और इसके अलावा किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ये तो नहीं आता, लेकिन ये पूछा जाता है कि इसकी हमारे पास बैंड कितनी होती है। तो 2.4 GB तक की बैंड होती है। इसके अंदर हमारे मॉड्यूलेशन कौन सी यूज़ हो रही है, FS की, RPS की यूज़ हो रही होती है। इसके बाद ये जो तीनों चीज़ें हैं आप इनको देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा तो ये आता है पेपर में स्टूडेंट्स, ये आता है आपका ज़्यादा। और यहाँ पर B वाला था, जी हाँ, और ये B वाला भी आपका पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ, अ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस, जो हमारी ये भी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, डेफिनेशन हमने कर ली थी। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर। इसके आर्किटेक्चर में हमारी कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पिकोनेट, अ स्मॉल नेटवर्क विद अप ऑफ 8 स्टेशन। हमारा जो पिकोनेट होता है एक स्मॉल नेटवर्क होता है जिसके अंदर कितने स्टेशन होते हैं, 8 स्टेशन होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट MCQs, 1 इज प्राइमरी जिसे हम मास्टर कहते हैं, एंड अदर आर सेकेंडरी जिसे हम स्लेव्स कहते हैं। 2 होते हैं, प्राइमरी मास्टर एंड सेकेंडरी स्लेव्स। ऑल कम्युनिकेशन गोज थ्रू द प्राइमरी। तमाम कम्युनिकेशन कर कौन रहा होता है, हमारा मास्टर कर रहा होता है। जो हमारे स्लेव्स होते हैं वो तो हुक्म के ताबेदार होते हैं। अब स्कैटर्ड नेट क्या होता है, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग पिकोनेट सेकेंडरी इन वन पिकोनेट कैन बी प्राइमरी इन अदर। अच्छा, तो हमारा जो सेक्टर नेट होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, हमारे पिकोनेट को कंबाइन कर रहा होता है। एक सेकेंडरी हमारा जो सेकेंडरी इन वन पिकोनेट, एक सेकेंडरी एक पिकोनेट के अंदर जो होता है वो अगले के अंदर जाकर क्या बन जाता है, प्राइमरी बन जाता है। या फिर एक प्राइमरी एक हमारा जो पिकोनेट होता है वो प्राइमरी होता है और दूसरे के अंदर जाके वो सेकेंडरी बन जाता है, यानी कि वॉइस वर्सा। अब हमारा है ब्लूटूथ लेयर। तो हमारी कितनी लेयर्स होती हैं, ब्लूटूथ यूज द लेयर दैट डू नॉट एग्जैक्टली मैच द इंटरनेट मॉडल। हमारी जो ब्लूटूथ लेयर्स होती हैं वो एग्जैक्टली इंटरनेट मॉडल के साथ मैच नहीं करती। की प्रोटोकॉल्स हमारे कौन से होते हैं, रेडियो लेयर जिसके अंदर हमारी फिजिकल ट्रांसमिशन आ जाती है। इसके बाद है हमारी बेस बैंड लेयर जो कि हमारी इक्विवेलेंट होती है मैक के, इंपॉर्टेंट है। बेस बैंड लेयर हमारी किसकी इक्विवेलेंट होती है, मैक के, आपने मिड में भी पढ़ा है। L2CAP लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडाप्टेशन प्रोटोकॉल हैंडल डेटा पैकेटिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारी L2 कैप क्या करती है, हमारा ये हमारी हैंडल करती है डेटा पैकेटाइजेशन और मल्टीप्लेक्सिंग को। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, L फॉर लॉजिकल, T फॉर टू, L फॉर मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और A फॉर एडाप्टेशन, और P फॉर प्रोटोकॉल। तो ये रहा मास्टर, और ये रहे 3 इसके क्या कहते हैं उसे, स्लेव्स। और यहाँ पर स्कैटर्ड में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ का जो हमारा मास्टर था वो नेक्स्ट में जाकर क्या बन जाता है, स्लेव बन जाता है। इसी तरह ये हमारा वॉइस वर्सा काम करता है। अब IEEE पता नहीं स्टूडेंट से आप किस तरह से पढ़ें, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। IEEE 802.15 ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IEEE 802
6.15 स्टैंडर्ड। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था ना स्टूडेंट कि हमारी वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या होता है, और इसी तरह हमारी जो ब्लूटूथ होती है उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, और उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है 802.15 या 15। तो आपने इसे मिक्स नहीं करना। इसी तरह के ना आपको कंफ्यूजिंग से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरह का लॉन्ग भी आता है। आपको ये इसका कोड दे दिया जाएगा, आपको वाईफाई का कोड दे दिया जाएगा, इसके अलावा आपको एक जैसे वो सिंपल IEEE था वो कोड दे दिया जाएगा आपको। मैंने ऊपर पढ़ाया है बी वाला जो कोड है वो दे दिया जाएगा। तो आपने ये बताना होगा कि ये किसका स्पेसिफिक कोड है। अगर आपने याद किया है तो आप आराम से अपने 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। इट डिफाइन अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक हमारे डिफाइन करता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को ऑपरेटेबल इन एन एरिया साइज ऑफ रूम और हॉल। तो हम आपको पता ही आपकी जो ब्लूटूथ डिवाइस है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पूरे घर में घूम सकती है, आपकी पूरी गली में तो नहीं उसका सिग्नल आ सकते ना। अब आपकी है ब्लूटूथ डिवाइसेस हैज़ अ बिल्ड इन शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर। जी हाँ, शॉर्ट रेंज ही होती है। और इसका जो करंट डेटा रेट क्या है 1 Mbps। इतना इंपॉर्टेंट है जितना हम बता नहीं सकते आपको, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा करंट रेट क्या होता है 1 मेगाबाइट पर सेकंड होता है, और इसकी बैंडविड्थ क्या होती है 2.4 GH होती है, यानी कि गीगा हर्ट्ज होती है। और इसके अंदर हमारी बैंड कौन सी यूज़ हो रही है, ISM बैंड यूज़ हो रही है। अब हमारी इसकी इंटरफेरेंस की बात करें हम, तो इंटरफेरेंस सिंस इट यूज द सेम 2GB बैंड्स एंड ये हमारी 2GB बैंड को यूज़ करता है और 8.011 को यूज़ करता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस। देखें मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था ना कि ऐसा हो सकता है कि हमारी वाईफाई और ब्लूटूथ के अंदर इंटरफेरेंस आ जाए। तो ये भी आप देख लीजिएगा, स्लाइड्स हैं। बाकी हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह गया है हब्स, कनेक्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट होस्ट एंड नेटवर्क डू नॉट नॉर्मली ऑपरेट इन आइसोलेशन। हमारे जो होस्ट और नेटवर्क्स होते हैं वो नॉर्मली आइसोलेशन के अंदर परफॉर्म नहीं करते। वो यूज़ कनेक्टिंग डिवाइसेस टू कनेक्ट होस्ट टुगेदर टू मेक अ नेटवर्क और कनेक्ट नेटवर्क टुगेदर मेक अ इंटरनेट। तो हम क्या करते हैं, अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं होस्ट के साथ टुगेदर, एक दूसरे के साथ, टू मेक अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाने के लिए, ताकि वो दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। और जब एक से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट होते हैं तो हमारा इंटरनेट बन जाता है। इंटरनेट की डेफिनेशन भी यहाँ पर हो गई, ये तो बहुत बार हो गई है। दे ऑपरेट, वैसे इंटरनेट की अगर सिंपल सी एग्जाम की जाए तो ऐसी चीज़ जिसके बगैर आजकल हमें सांस नहीं आता तो वो हमारा इंटरनेट है। दे ऑपरेट इन डिफरेंट लेयर्स, ये डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड होता है, जिसके अंदर 3 आती हैं हमारी हब्स, लिंक लेयर, स्विचेस एंड रूटर्स। हब क्या होता है, हब इज़ अ स्विच डेट ऑपरेट ओनली इन फिजिकल लेयर, ये एक फिजिकल लेयर में ही काम करता है हब हमारा। इंपॉर्टेंट MCQs, सिग्नल ट्रैवल इन नेटवर्क अटेन्यूएट ओवर डिस्टेंस, हमारा सिग्नल जब ज़्यादा दूर जाता है तो क्या होता है, अटेन्यूएट हो जाता है। जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतनी ही जो हमारा सिग्नल होता है कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप देखें ना, अगर आप ग्राउंड में खड़े होकर सड़क पर अपने दोस्त को आवाज़ लगाएं तो आपकी आवाज़ कम आएगी ना, लेकिन आप एक रूम के अंदर खड़े होकर ही अपने दोस्त को हल्की सी आवाज़ दें तो वो भागा दौड़ा चला आएगा। अब हब को हम रिपीटर भी कहते हैं। रिसीव अ सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टेड, इससे पहले कि वो उसे करप्ट हो जाए या वीक बन जाए, रीजनरेट एंड री टाइम्स द ओरिजिनल बिट पैटर्न। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये उसे ठीक नहीं करता बल्कि रीजनरेट कर देता है। हब का फायदा क्या है और हब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि पहली बात कि फिजिकल लेयर पर ऑपरेट कर रहा होता है, दूसरी बात कि अगर हमारा सिग्नल कमजोर हो जाए, करप्ट हो जाए तो उसे वो रीजनरेट कर देता है बिल्कुल उसके ओरिजिनल पैटर्न के अंदर। इन पास्ट रिपीटर वर यूज्ड टू कनेक्ट सेगमेंट्स ऑन इंटरनेट बस टोपोलॉजी ओवर द लेंथ रिस्ट्रिक्शंस। तो पहले तो ये हमारी लेंथ रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए हमारे रिपीटर्स यूज़ हो रहे होते थे, लेकिन जैसे वक्त बदला इसके यूजेस भी बदल गए। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है आई थिंक। बाकी स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की तैयारी करें अच्छे तरीके से। फ़ी अमानिल्लाह।